बहुत शुक्रिया सृष्टि। बहुत स्वागत है माननीय मंत्री जी आपका। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, चूंकि गुरुग्राम केंद्रित हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और गुरुग्राम कॉन्क्लेव है, और गुरुग्राम एक महत्वपूर्ण जिला होने के साथ साथ एक ऐसा जिला है जो कि राजस्व का मुख्य अंग है, सबसे ज्यादा योगदान देता है। लेकिन जब बिजली समस्या की बात आती है तो हरियाणा के तमाम जिलों के साथ साथ जूझना गुरुग्राम को भी पड़ता है। एक ऐसा जिला जिसमें ग्रामीण आंचल भी है, एक ऐसा जिला जिसमें कस्बे भी हैं, शहर भी है, और एक ऐसा जिला जो कि इंडस्ट्रियल हब, जो कि औद्योगिकी तौर पर भी जाना जाता है। बिजली वितरण के विषय के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो तीनों के बीच में समायोजन, कोऑर्डिनेशन किस तरह से एस्टेब्लिश किए जाने की आवश्यकता है, या आपको लगता है जिस तरह की व्यवस्था अभी चल रही है वो ठीक है? देखिए, एक सेंटेंस है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जी। दुनिया में अगर हम पुराने हिसाब से देखें, 1800 साल में जितना मनुष्य ने ज्ञान अर्जित करा, आईटी की वजह से पिछले 150 साल में किया, और जितना 150 साल में आदमी ने अपना नॉलेज बढ़ाया, उतना आईटी की वजह से पिछले 18 साल में हो गया। और जितना 18 साल में सीखा आज के बच्चे, उतना 3 साल पे लैपटॉप और गूगल पे निकाल गए। जितनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जरूरी है, इतनी ही पावर जरूरी है। पावर आज ऐसा एक जगह बन गई कि अगर हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाएं, अगर पावर नहीं है तो कोई दुबई में नहीं रहना चाहेगा। पावर सबसे जरूरी आत्मीयता का, इंसानियत का हिस्सा बन गया। आप ये समझिए कि 100% भी कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता, पर 100% आदमी भी पावर पे डिपेंडेंट है, चाहे गरीब है, अमीर है, चाहे कितना ही बड़ा है। हम इस प्रोग्राम में कर रहे हैं, पावर चली जाए तो 1 मिनट में जीरो हो जाता है। मैं जिस डिपार्टमेंट को संभालूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी, अपने एक्सपीरियंस से जो करा है उससे मैं थोड़ा सा आपसे बताना चाह रहा हूं। देखिए, पूरी देश में, पूरे देश में जो आपकी जिन्हें कहें हम जितने डिस्कॉम हैं वो 41 हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड हैं। 41 में हमारी 2 हैं, डीएचवीवीएन और यूएचवीवीएन, बाकी 39 अदर्स की है। हम 15वें और 17वें नंबर पे थे जब हमारे मनोहरलाल जी ने टेक ओवर करा। जब माननीय मनोहरलाल जी ने टेक ओवर करा तो कुछ इसमें सुधार करने शुरू करे। मीटर्स बाहर लगे, उसमें हमारे एससीज, एक्शन एसडीओज का बड़ा रोल रहा, पावर डिपार्टमेंट का हिस्सा रहा, उन्हीं माननीय मुख्यमंत्री जी की मॉनिटरिंग रही। उसके बाद पिछले 3 साल से ये डिपार्टमेंट मेरे पास है। अब 41 कंपनीज में 15 हमारी पोजीशन 15वें और 17वें नंबर पे थी। आज हम 5th और 6th पोजीशन पे हैं। पहली 4 कंपनी अकेले गुजरात की है। हम उन 4 के बाद 5 और 6, मतलब स्टेट वाइज हम नंबर 2 पे आ गए। नंबर 2, हमारा लाइन लो जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो 31.17 था। आज AT&C हमारा जो है वो 11.41 हो गया। जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो हमारा 380 करोड़ रुपए बढ़ जाता है। हमारा बिजली डिपार्टमेंट 3700 करोड़ घाटे में था, आज के दिन हम 2811 करोड़ रुपए हमारा इस साल का रेवेन्यू बढ़ के आया। आपका गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, पलवल, रेवाड़ी, ये हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है नॉर्दर्न इंडिया में। आप समझे कि कानपुर के बाद, कानपुर अब हमसे पीछे हो गया, हम सबसे बड़ा ये इंडस्ट्रियल हब आ गया। मैं जो गूगल पे बीच में आप निकाल के देखें, हम पूरे देश का 60% एक्सावेटर हम मैन्युफैक्चर करते हैं। पूरे देश का 53% क्रेन्स हरियाणा अकेला बना रहा है। पूरे देश की कार मैन्युफैक्चरिंग में हमारा 51% शेयर है। पूरे देश के मोटरसाइकिल जो बनते हैं उसमें हमारा 32 है। ट्रैक्टर्स में हम 41% है। अगर पावर नहीं हो, इंडस्ट्रीज नहीं हो तो ये सब नहीं होता। हम गुजरात लाइकवाइज हमारी इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं। पहली स्टेट है जिसके लिए निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी पावर मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, पूरे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्हें जानकारी है। उन्होंने जब कोविड था तो वीसी पे सब चीफ मिनिस्टर जुड़े हुए थे। उनका जो कॉम्प्लीमेंट हरियाणा के लिए, वो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि आई कॉन्ग्रेचुलेट हरियाणा चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा
for performing much better than other state in power management. And I will send a team from the central government to go and study Haryana's power management. Would recommend another chief minister also that they should follow Haryana. This is Haryana's power department, what we are doing. नंबर 2, इस वक्त हमने एक और जो बढ़िया काम करा है कि गौशाला के लिए, जिसके लिए कोई नहीं कर रहा, हमारी स्टेट कितना, हमारे चीफ मिनिस्टर कितने इस बात के लिए संजीदा हैं। गौशाला वाले मिले, उनका ये था कि जी 7 रुपये पर यूनिट लगता है, हर आदमी गौशाला में दान करता है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहने लगे, मुझे बुलाया, रंजीत सिंह जी 7 करो, इसे 2 रुपये कर दो। हमने 2 रुपये पर यूनिट कर दिया। हमने अभी एक और करा है, पूरे देश में जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसे आप ग्रामीण अंचल की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ 84% विलेजेस में जगमग योजना में, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि घर घर बिजली और रोशनी होनी चाहिए, 84% पूरे हरियाणा में 6307 गांव ऑन रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जिनमें इस वक्त आप ये समझिए कि कोई 5700 गाँव में, 5680 के करीब कुछ गाँव है जिनमें 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। ये पूरे देश में कहीं भी नहीं है, हरियाणा अकेला है जो हम सबसे अग्रणी है। ट्यूबवेल कनेक्शन में हमने अभी 40,000 के करीब कर दिया। 50,000 लोग थे जिन्होंने पूरा पैसा डिपॉजिट करता है, अगले 10,000 इसी साल में कर देंगे। एक जो सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन जो दे रहे हैं, जिसे कुसुम योजना कहते हैं, उसमें मैं 12,000 दिए गए थे, हम 50,000 का टारगेट लेके चले। पूरे देश में हम राजस्थान के बाद नंबर 2 हैं। देखिए, ई गवर्नेंस में हरियाणा को नंबर 2 बताया गया है। अभी पीछे नीति आयोग तो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है फाइनेंस का, उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट है उसमें हरियाणा इज रनिंग एट नंबर 2। तो मैं ये समझता हूँ ये हमारे मुख्यमंत्री जी पे डिपार्टमेंट था, उनकी ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद से आज हरियाणा पावर डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया कर रहा है। यानी कि अगर एक कंक्लूसिव रूप में आपको देखूं, इस तमाम सारी बातों का, रिकॉर्ड्स का, आंकड़ों का जो आपने दिए हैं, तो आपके कहने का अभिप्राय ये है कि हम परफेक्ट नहीं बने हैं लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, 100% तो कोई भी नहीं होता। देखिए, आपको एक परमात्मा कर सकते हैं, बाकी तो कोई आदमी के बस की बात नहीं। आप में स्पेस में भी कई बार आप लॉन्च करते हैं, वो भी फेल हो जाता है। तो देखिए, कुछ बातें नहीं कहें, यूक्रेन में सारा वो आपका पुतिन ने पूरा जोर लगा दिया, फिर भी अब तक कम करने, तो कभी किसी बात को 100% नहीं कह सकते आप। ये हमेशा आदमी माफी के साथ कहता है, पर मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा हरियाणा परफॉर्म करा। आप गुड़गांव में देखिए, अभी नॉर्दर्न इंडिया में एक क्राइसिस आया था, एकदम गर्मी ज़्यादा आ गई थी और उसमें सब स्टेटों में हाहाकार मच गया था। हमारी पहली स्टेट है जिसमें 100% हमारी थर्मल की प्रोडक्शन थी, कभी भी कोल का प्रॉब्लम नहीं आया। 3-4 दिन हमें पहले झटके आए जब 5-5, 7-7 घंटे, आपके गुड़गांव में भी हुआ, हर जगह कट लगे, पर बाकी जगह लगते रहे, हमारे यहाँ फिर हमने मैनेज कर लिया। कैसे ओवरटेक किया मंत्री जी उस सिचुएशन को, क्योंकि डिमांड सप्लाई की चेन जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी उस समय। हमारे कई चीजें थी। हरियाणा एनसीआर में है, गुड़गांव में बहुत रेवेन्यू दे रहा है, हर डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया हमारा चल रहा है। हमारे सीएम साहब का बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, सब ऑफिसर्स की बड़ी रेगुलर मीटिंग लेते हैं, मैंने बहुत बार उन्हें देखा है। स्टाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज हैदराबाद के जो प्रिंसिपल्स हैं, वहाँ सब IAS और IPS की ट्रेनिंग होती है। मैं कई बार कहता हूँ कि इनसे सर्टिफिकेट आपसे भी लेना चाहिए। हमारे हर सब्जेक्ट को समझते हैं, कोई भी ऑफिसर उन्हें कभी किसी मामले में ये नहीं कि कोई उल्टा समझा दे, वो कई बार उन्हें समझाने का काम करते हैं। मैं IAS का क्या होता है, मैं थोड़ा उस पर एक सब्जेक्ट से अलग जा रहा हूँ। पूरे देश में आप सेंट स्टीफन में देखें, मैं गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़, उन दिनों में सेंट स्टीफन के बाद बढ़िया कॉलेज था, मैंने 67 में वहाँ से ग्रेजुएशन करी थी। जिन्हें सेंट स्टीफन में एडमिशन नहीं मिलता था वो गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़ जाते थे, नॉर्थ इंडिया का बेस्ट कॉलेज था। सेंट स्टीफन में जब एडमिशन होते हैं तो 100 आउट ऑफ 100 400 बच्चे आ जाते हैं। जब उसमें से एडमिशन का मामला होता है तो फिर देख के लिए जाते हैं कि इनमें इनकी फादर्स की, पीछे पेरेंट्स की बैकग्राउंड क्या है, कौन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा है, कौन बच्चा है जिसके फादर जो थे वो किसी आर्मी में चीफ रहे या ब्रिगेडियर रहे या जनरल रहे या बिजनेस में बहुत अच्छे हाउस से रहे या फादर MBA ये वो थे, उनके सब पीछे का देखे बैकग्राउंड, फिर बच्चों का एडमिशन होता है। और जो सेंट स्टीफन से बच्चे निकलते हैं, माफ़ करना, वो या तो
टॉपर आईएएस में जाएंगे या फिर फिरौती लेने वाले बनेंगे। वो जो मैं आपसे बता रहा हूँ 12 लाख बच्चे पूरे देश में अपीयर होते हैं आईएएस में, और उनमें जो सिलेक्ट होते हैं वो जो लिस्ट आती है यूपीएससी से क्लियर होके वो 1000 के आसपास, कभी 50 प्लस कभी 50 माइनस, और उसमें प्रॉपर आईएएस में 150 बच्चे आते हैं। बाकी के फिर अलाइड सेक्शन आईपीएस में आ जाएंगे, रेवेन्यू में चले जाएंगे, इनकम टैक्स में चले जाएंगे, रेलवेज में चले जाएंगे। तो वो जो 150 बच्चे वो मैनेज करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि हमारे सीएम साहब पे जो टीम है, जो हरियाणा के हमारे जो ऑफिसर्स की लॉबी है, हमारे मिनिस्टर्स का है, अभी हमारे स्पीकर साहब बैठे थे, मैं सुन ही रहा था, इन्होंने जिस तरीके से हाउस मैनेज करा, हमें सब लोगों से बहुत पॉजिटिव हर जगह से एटीट्यूड मिला। इस करके हरियाणा आज हर स्टेटों से बहुत आगे चल रहा है। अब माननीय मंत्री जी, आमतौर पर विपक्षी विधायकों की शिकायत देखने को मिलती है कि सरकार से जो जिलों के लिए पैसा मिलता है, कांग्रेस के लोगों की खासतौर पर ज्यादा शिकायत रहती है कि वो हमें थोड़ा कम मिलता है। कुछ विधायकों से हम बात कर रहे थे, स्पेसिफिकली नाम लेना यहां पर ठीक नहीं, हालांकि ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि 19-20 का नहीं, 9 और 99 का फर्क है, इस तरह की बात कही। क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि बीजेपी के विधायकों से जब बात करते हैं तो स्वाभाविक है वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के विधायकों से बात करते हैं तो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा है। एक निर्दलीय विधायक जो है वो दूर से खड़ा होकर तराजू को बड़े सम्मानित और संतुलित तरीके से देख सकता है, वो बता सकता है कि ऐसा है या नहीं है। आप कैबिनेट का भी हिस्सा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत नजदीकी भी हैं। आपको क्या लगता है कि ये केवल आरोप है या वाकई में कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं? अगर वो कह के गए तो जरूर सुन रहे होंगे, सब हाउस सुन रहे हैं। देखिए, माननीय मनोहर लाल जी तो मुख्यमंत्री केवल पिछले 8 साल से हैं, पहले तो उन्हीं के पास था। हरियाणा 1966 में बना। हम हर जगह आज आगे क्यों है? अगर उन्होंने पीछे रखा होता, अगर अपोजिशन में कांग्रेस का यही रोल रहता, तो फिर हमारे पे तो 9 पैसे उन्होंने खर्च करे पिछले 40 साल में, फिर हम 9 पैसे में कैसे एकदम आगे हो गए? ये बेकार की बातें हैं। जब कोई आदमी अपोजिशन पे होता है, कोई मुद्दा नहीं होता, तो इस तरीके के एलिगेशन लगाते हैं। देखिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ये नहीं कि जब बैठ के बुला लें। एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, आपको 10 बातें किसी में गलतियां निकालने कोई दिक्कत नहीं थी, पर आपको जब एक सेंटेंस बना के लिखना होता है तो बहुत मुश्किल होता है। मैं नहीं मानता अपोजिशन को ठीक बात हो वो कहनी चाहिए, लोग सुनते हैं, मंच है, सब देखते हैं, इस तरीके की कहीं कोई बात नहीं है। पूरा देश बहुत आगे। देखिए, मैं इसका एक और जवाब दे रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा, एक बुलमर्ग एजेंसी है जिसने अभी पीछे कराए, सब जगह आया, टीवी पे भी आया, अखबारों में भी आया। पूरे दुनिया में 211 कंट्रीज हैं, 197 ऑन रिकॉर्ड है जो यूएनओ के रजिस्टर्ड मेंबर हैं। 211 मुल्कों में आप ये समझिए कि हम आज के दिन 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। मैं नहीं कह रहा, वो एजेंसी कह रही है। जब हम दुनिया के 5वीं अर्थव्यवस्था पे आ गए, तो अगर उनका एलिगेशन जो कांग्रेस भाइयों का है, तो वो तो सदा से सत्ता में वो ही रहे हैं। मोदी जी तो पिछले आप समझे कि 8 साल से 8.5 साल से आप कहते हैं सरकार में आए हैं, और देश को यहाँ ले जाके पहुंचा देना, तो फिर तो आप समझो कि हम अगले 10 साल के बाद तो कहेंगे दुनिया की 1 नंबर ताकत होंगे। तो ये जो इस तरीके के एलिगेशन लगाने हैं, एक जिम्मेदार आदमी को ये बातें नहीं कहनी चाहिए। माननीय मंत्री जी, आप जेल आवासीय मंत्रालय भी संभालते हैं। कैदियों के मानवाधिकार की जो बात है वो इन दिनों थोड़ी और ज्यादा जागरूकता के साथ सामने आने लगी है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह के उदाहरण हमें देखने को मिले हैं जहां जेल को एक छोटा सा इंडस्ट्रियल सेंटर वहां पर बनाया गया है। तिहाड़ जेल देश की प्रमुख जेलों में एक है। वहां भी छोटे छोटे जो सूक्ष्म उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, पैकेजिंग का हो गया या छोटी छोटी चीजों का निर्माण हो गया, वो कंस्ट्रक्टिव काम वहां पर किए जा रहे हैं। और ऐसा भी देखने को मिला है, अनुभवों ने यह भी बताया है कि जो कैदी हैं वो बुरी राह को छोड़कर ईमानदारी के रास्ते पर और अच्छे रास्तों पर चलना शुरू हुए हैं। अगर हरियाणा की जेलों की बात करें तो क्या इस तरह की कोई योजनाएं चल रही हैं, और अगर नहीं चल रही हैं तो क्या इस दिशा में भी सरकार मंत्रालय सोचने का काम कर रहा है? देखिए, जब मैं जेल मंत्री बना तो जेल एक ऐसा मंत्रालय है जिसे जब किसी को मिलता है तो वो देखता है जेल है, ये तो कोई मंत्रालय नहीं है। पर जब मैंने इसे करा, स्टडी करा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जेल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंग्लैंड ने स्टार्ट करा, और आज वर्ल्ड में सबसे बढ़िया जेल ऑस्ट्रेलिया की है, और हमारी जेल में हम बहुत सुधार कर रहे हैं। देखिए, हमारा बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जेल में जो आदमी हैं उन्हें हम अच्छे आदमी बना के बाहर दिए। बाकी जो आप बता रहे हैं बहुत छोटी चीज़ें हैं,
आदमी को मानसिक तौर पे तैयार करना कि हम अच्छे सिटीजन बने, ये सबसे बड़ा काम है अगर कंस्ट्रक्टिव कोई काम करना चाहे। हमारे पास इस वक्त 20 जेलें हैं। हमारी जेलों में देखिए क्राइम तो कोई भी करके चला जाता है, अगर जेल में देखें 1% भी आदमी क्रिमिनल नहीं है। 99% ऐसे हैं जो आतन हालात से जेलों में चले गए। एक आदमी शराब पी के रात को घर में आता है, डीप सीटेड है अल्कोहल में, वो दरवाजा खटखटाएगा, बच्चे उठेंगे, उसकी बीवी उठेगी, पहले वो देखेगी कि बच्चे को संभालो, उसके बाद दरवाजा खोलेगी। वो टीटी बना होगा, कोई और उतार के जाएगा, वो फिर दरवाजा नॉक करेगा, गुस्से में होगा, आके कहेगा खाना लेके, वो खाना लेके आएगी, गर्म होगा ठंडा होगा, चपाती गर्म आ गई ठंडी आ गई, गुस्से गर्म नाराज होते होते गुस्से में आके बीवी को धक्का दे देगा। बढ़ते बढ़ते वो बात ऐसी चली जाए कि धक्का लगने से हो जाता है कि डेथ हो जाए। लॉ में तो वो क्राइम हो गया, वो क्रिमिनल है। पर जेल में जाके फिर वो आदमी रिपेंट करता है, वो घर के लिए सोचता है कि क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, फिर उस आदमी को हम क्रिमिनल नहीं कह सकते। जेल में जब मैंने देखा कि आदमी बहुत है, उन्हें सुधारने का काम करे, तो हमने कुछ चीजें करी। स्वामी ज्ञानानंद जी हैं, एक अवधेशानंद जी हैं, बहुत ऐसी और सोसाइटीज हैं, जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन लोगों को हमने उन्हें इनवाइट करा। अंदर बहुत नाइट्स होती हैं, लोगों को सिखाया जाता है, उन्हें बढ़िया अच्छा बनाया जाता है। जेल को बाइफरकेट कर दिया हमने, जो क्रिमिनल्स हैं, हार्ड क्रिमिनल्स हैं, उन्हें एक जेल में रख दिया। इसी उदाहरण में बताना चाह रहा हूँ कि हम एक नया जेल का कॉन्सेप्ट लेके, जो पूरे हिंदुस्तान में पहला कॉन्सेप्ट है, हम गुड़गांव इसमें रोहतक में कर रहे हैं। जो जेल शुरू हो गई वो बना रहे हैं, उसमें जो खूंखार जितने हार्ड क्रिमिनल्स हैं या कश्मीर के डेटनूज हैं, जो इस तरीके के बहुत हार्ड क्रिमिनल्स हैं, उनको उस जेल में रखेंगे हम 300 आदमियों को। और उसमें 3 टायर सिक्योरिटी हमने करी है कि बाहर CRF रहेगी, अंदर हमारी सिक्योरिटी रहेगी, जो बहुत ट्रेंड वेल ट्रेंड जो पुलिस जवान होंगे। और उन्हें जब भी कभी जेल में, जब उनकी होगी डेट आएगी, उनकी कोर्ट में जाना होगा, तो हम ऊपर से वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि उन्हें बाहर भी नहीं ले जाना पड़े। और जो जेल में एक बार अंदर जो आके चलेगी, जिस यूनिट की ड्यूटी लगी, वो दोबारा उसमें नहीं आएगी, ताकि अंदर कोई नेक्सस उन क्रिमिनल से नहीं बन सके। और उसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे क्रिमिनल्स को अंदर रखें, और जो दूसरी जेलें हैं उनमें लोगों को, अच्छे आम लोगों के लिए रखें, उन्हें बाहर घुमाने का लगे। मैं एक जेल का उदाहरण दे रहा हूँ। एक जेल में कोई औरत जेल में गई तो प्रेग्नेंट थी, बच्चा हो गया। वो क्योंकि महिला वार्ड में थी, कभी उस बच्चे ने आदमी देखा नहीं था। सेशन जज विजिट करते हैं जेल को रेगुलर। जब उनका विजिट हुआ तो साथ जेल सुप्रेंट भी थे, सेशन जज भी थे। जब उस महिला वार्ड में गए तो उस बच्ची ने देखा कि आदमी पहले देखे हुए नहीं थे, उसने महिलाएं देखी थी, तो एकदम बच्चा चला के भागा। साइकोलॉजिस्ट को दिखाया तो ये कहने लगा कभी आदमी देखा नहीं था, तो आदमी को देख के डरा। अब हमने ये करा कि ऐसे बच्चे जो है उन्हें गाड़ियों में ले जाओ, 1 साल के बच्चे को टॉयज दिलाओ, उन्हें मिठाई की दुकानों पे घुमाओ, ताकि वो लोगों में फैमिलियर हो जाए। तो जेल को अगर अंदर जाके देखें तो अब हमारी अम्बाला में बेकरी है, हमारी सबसे बढ़िया बेकरी। आपके हरियाणा में भी ऐसी बेकरी नहीं जो उससे बन के सामान तैयार आता है। हमारी जेलों में मिठाइयाँ बनती है। आपके चंडीगढ़ में भी जो बड़ूल जेल है, उसमें मिठाई बहुत मशहूर है वहाँ की। हम ये भी अब करने जा रहे हैं कि हमारा हिसार और सिरसा 2 जो जेलें हैं, उनमें हम ये कर रहे हैं कि सवा महीने भी बनाए। लोग हनुमान जी सालासर के लिए जाते हैं तो लेके जाए, जब ये दिख जाए कि अंदर सफाई से बन रही है, बढ़िया चीज बन रही है, और बाजार रेट से अगर हम 30% कम बाजार में देंगे तो लोग लाइन लेकर लेंगे। तो ऐसा नहीं, आपका सोच होना चाहिए कि किसी चीज को भी आप कितना ही अच्छा बना सकते हैं। हमारी जेलों में बहुत सुधार कर रहे हैं। हमारी जेलों में एक बार मैं विजिट करने गया तो मैं कहने का मुझे हार्ड क्रिमिनल्स वहाँ लेके चलो। यमुनानगर जेल की बात है, तो मैं जेल में गया तो 20-30 जो थे हार्ड क्रिमिनल्स खड़े थे, दोनों तरफ लाइन बना के। स्टूडेंट मेरे साथ थे, उन्होंने पैंट और बुशर्ट पहन रखी थी, नीचे चप्पल थे। मैं कहने लगा आपसे ये डरेंगे क्यों, अगर आप यूनिफॉर्म में होते, रूल होता, कैप लगी हो तो डरते कि SP साहब आए। कहते साहब हम यूनिफॉर्म पहनने पर हमें जब आप बुलाएंगे या DGP बुलाएंगे, जब हमें मीटिंग में जाना पड़ेगा तो हम बसों में जाते हैं। बसों में जाएंगे तो फिर यूनिफॉर्म पहनिए और सीट नहीं मिले तो यूनिफॉर्म की भी बेइज्जती, हमारी भी बेइज्जती है। मैंने CM साहब से रिक्वेस्ट करी कि ये ऐसा मामला है,
आज तक पहली बार हुआ है हिंदुस्तान में। हमारे सीएम उस कॉन्फ्रेंस में बैठे जिसे हम वर्कशॉप कहते हैं। सारे स्टूडेंट जेल थे, सारे स्टूडेंट जेल बुलाए। हमारे डीजीपी थे, हमारे होम सेक्रेटरी थे, हमारे रिटायर्ड डीजीपी थे, उन्हें भी जेल मिलाए। और इसके बाद हमारे जनरल डीजीपी थे डीजीपी जेल थे, और तिहाड़ जेल के भी डीजीपी को बुलाया। वहीं एट द मोमेंट डिसीजन लिया कि सब जितने हमारे स्टूडेंट जेल इनको यूनिफॉर्म दो और इन्हें स्कॉर्पियो गाड़ी दें ताकि ये अपने करें। ये पहली बार हुआ है हमारी जेलों में, तुरंत हमने लागू कर दिया। और अब हमारी जेलों का पहले से बहुत अच्छी हालत है। मैं अगली बात एक और बता रहा हूँ आपसे, क्योंकि सब्जेक्ट है तो मैं ही एक्सप्लेन कर दूँ, सारा समझ आए आप। जी जी। हमारी जेल में क्या था, 4:30 बजे खाना मिलता है। मुझे पता नहीं और स्टेटों में कि नहीं, हमारे यहाँ तब से चला रहा है, ब्रिटिश टाइम से। मैंने उन स्टूडेंट से पूछा कि भाई 4:30 बजे खाना क्यों देते हो? जब मई जून में आदमी उठता है, मैं भी गर्मी में सोता हूँ तो 4:30-5 बजे उठता हूँ। 5 बजे आदमी को पानी पीने का मन करता है, चाय का कप पीने को मन करता है। 4:30 बजे मई जून के महीने में खाना नहीं खा सकते। अगर 4:30 बजे खाना खाते हैं तो सुबह आपको 3 बजे उठना पड़ेगा। खाना हजम होने के बाद आपको वॉशरूम भी जाना है। तो मैं कहने लगा ये क्यों चला? क्या सब ब्रिटिश टाइम से है? क्यों है ब्रिटिश टाइम से? कहने लगे कि जी ये करके था कि तब बिजली नहीं होती थी, तो बैरक में कैदियों को भेजने के लिए जल्दी खाना खिला देते थे कि अंधेरा होने से पहले अंदर चले जाएं। अब मैं कहने लगा इसका तो कोई मीनिंग नहीं। फिर खाना क्या देते हैं? तो 7 रोटी एक कैदी के लिए। अब हम सब यहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल में जितने लोग बैठे हैं 70% 3 रोटी खाते होंगे, और 2 खाने वाले भी बहुत हैं। 4 रोटी तो कोई कोई खाएगा, मैं समझता हूँ 15% लोग खाते होंगे, पर 5 और 6 तो कोई नहीं खाता। अब 7 रोटियों का कोई मतलब नहीं समझ में आता। मैं सीएम साहब पे गया, मेरे सामने उन्होंने डीजीपी को फोन मिलाया कि कल 3 खाने लेके आओ, एक आप जेल से, एक आपके लिए, एक हमारे मिनिस्टर के लिए, रंजीत सिंह जी बैठे हैं, और एक मेरे लिए। 3 खाने जेल से लेके हम खाएंगे। वो कहने लगे साहब एक खाने में हम तीनों खा लेंगे। कहने लगे तो इसका क्या, फिर ये क्यों हो रहा है ऐसा? अब हमने ये करा कि 4 रोटी, उस मेन्यू को 2250 कैलोरीज है उसको बांट दिया। सब्जी के साथ दाल, केवल दाल मिलती थी, दाल के साथ सब्जी। सुबह केवल 2 बिस्किट चाय मिलते थे। अब हम कभी उन्हें दे रहे हैं, कभी वो आपका ब्रेड दे दिया, कभी उसको वो रस दे दिया, कभी कोई बिस्किट दे दिया, उनके साथ बदल दिए। एक सब्जी दाल कर दी परमानेंट। इसके बाद एक दिन हमने उन्हें मीठे में कोई डिश भी देने का काम कर दिया। वही 2240 कैलोरीज में बढ़िया खाना हो गया। दालें स्टूडेंट जेल लेते थे, सारी सब्जियां वो लेते थे, जितनी अंदर परचेज होती थी कैंटीन में मन चाहे रेट लगते थे। अब हमने सब ऑनलाइन कर दिया। एग्रो के मार्फत पूरे हरियाणा का जेल का इकट्ठा लेंगे। सीएम साहब कहने के भी जब सारा ही ले रहा है तो आप, अगर हम 50 किलो सामान लेंगे तो उसका रेट कुछ अलग होगा, अगर आधा किलो लेंगे तो उसका रेट अलग लगेगा, जब इन ब्लक आप लेंगे तो फिर आपको रेट्स ठीक मिलेंगे। तो हमारी जेलों में बहुत कोशिश करें, सुधार करें। इसके बाद भी कोई इसका मंत्री जी बैठे लोगों में कुछ हो जाए तो मैं लागू करता हूँ। इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। आमतौर पर मजाकिया वे में ये बात कही जाती है कि खाने को नहीं मिल रहा और कुछ नहीं कुछ क्राइम कर देते हैं, जेल में जाएंगे 2 वक्त की रोटी तो ढंग से मिल जाएगी, और जब दाल के साथ आप सब्जी भी देंगे, मिठाई भी दे देंगे, तो फिर तो तादाद और ज्यादा बढ़ जाएगी वहां पर। देखिए, इसमें कुछ मीडिया भी सहयोग करे, मैं भी आपके सुझाव को लेता हूँ। हम लोगों को समझाएं कि बढ़िया तरीका बने, जेल में ना ही जाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब जेल में मैंने जब बनने के बाद देखा तो कुछ जेलें विजिट करी, वो भी कैसे खाना कैसे है, कहते साहब दाल पहली बार देखिए, बढ़िया दाल, खाने का मजा नहीं तो पानी पानी आता था। तो सुधार तो होगा। जी, निश्चित तौर पर। अगर टारगेट्स की बात करते हैं मंत्री जी, कोई भी सरकार है वो अपने कुछ टारगेट्स, कुछ गोल्स को सेट करके चल बढ़ती है। मनोहर सरकार ने भी बहुत सारे टारगेट्स बनाए और बतौर मंत्री आपने भी अपने मंत्रालय के टारगेट्स बनाए होंगे। अगर उन टारगेट्स को, एम को अगर देखकर चलते हैं तो आप कितना % का सफर तय कर पाए हैं और कहां कहां अभी गुंजाइश है पूरे हरियाणा के नजरिए से? देखिए, बहुत चीजें तो आप अलग अलग, सब चीजों का कंपैरिजन नहीं हुआ करता। जैसे मैंने आपको 2-3 चीजें बताई, नीति आयोग की बात बताई, निर्मला सीतारमण जी के कमेंट बताई, ई गवर्नेंस की बात बताई, ये स्टेट के लिए कॉम्प्लीमेंट होते हैं। देखिए, हम एनसीआर में हैं, पर कैपिटा इनकम दिल्ली आज सबसे ज्यादा है, दिल्ली पूरे देश में 1 नंबर पे आता है। और अब हम एनसीआर में इस करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं इंसिडेंटल डेवलपमेंट, अपने आप होती है। जितना दिल्ली का लोड यहाँ आ रहा है, जितनी इंडस्ट्रीज है वो सब हरियाणा में आ रही है। इंडस्ट्रीज आती हैं तो उसके साथ
दूसरे काम भी साथ के साथ ऑप्शन बनेंगे। जितने ग्रुप हाउसेज आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपका DLF यहाँ आ गया, यूनिटेक यहाँ आ गया, आपका TDI यहाँ है, वाटिका यहाँ है, 50 ग्रुप हाउसेज यहाँ आ गए। दिल्ली का सब लोग यहाँ आ रहे हैं। आप पावर की जिसकी बात कर रहे थे, पहले तो कहीं होती नहीं थी। दिवाली होली को हम देखते थे कि बिजली आ रही है, दिन में भी चली जाती थी। अब जो इतने बन रहे थे स्टोरेज है, हर घर में 4-4, 6-6 AC लगे हैं। ये सब मैनेजमेंट करना, जब तक आप पे कुछ नहीं होगा नहीं कर सकते। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये स्टेट गवर्नमेंट को कहूँगा कि बहुत अच्छा बेस्ट मैनेजमेंट है कि हम सारी चीज़ों को, दिल्ली के चैलेंजेस भी है उन्हें भी हम बीट आउट कर रहे हैं। और जो मैंने आपसे बताया कि हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितना है, जो इंडस्ट्रियल हब है ये हमारा बहुत बड़ा है। पूरे देश में पर एकड़ यील्ड में हम नंबर 1 है। दूध के मामले में, मिल्क प्रोडक्शन में हम नंबर 2 आ रहे हैं। अब हम नंबर 1 के करीब जा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया हरियाणा कर रहा है। और देखिए, जब आदमी खाता पीता तो शरीर में जान रहती है, नहीं तो हॉस्पिटल में आप ICU में होते हैं। देखिए, हमारे बच्चों ने, अब आप देखेंगे जब एशियंस गेम्स हुए, ओलंपिक गेम्स हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, अकेला हरियाणा 50% मेडल लेके आता है। फिजिकल फिटनेस की बात बताता हूँ कि कबड्डी का मैच जो है टोटल फिजिकल फिटनेस पे, अलर्टनेस पे और फुर्ती पे होता है। हम आज तक एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक में ये नहीं है। हम हर बार गोल्ड मेडल जीतते हैं। और हरियाणा के 7 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें अकेले हरियाणा से 6 और पानीपत के गांव के 2 बच्चे एक ही गांव के हैं। तो ये अच्छा मैनेजमेंट हो, ठीक डाइट हो, बढ़िया लोग हंसते नाचते हो, तभी ये सारी चीजें संभव होती है। तो हरियाणा बहुत बढ़िया कर रहा है। और मैं इससे बात भी बताऊं, पुराना इतिहास भी जिक्र करें, कुछ चीजें लोगों को जानकारी में होनी चाहिए। देखिए, जब पूरा हिंदुस्तान यूनाइटेड, में हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, हमारे प्रोफेसर पढ़ाया करते थे, मिडेवियल स्थिति तो मैं पढ़ता था, वो एक सेंटेंस बताते थे, बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये हमें याद करने के लिए बोलते थे। तो जितने भी आक्रमण हुए, तब तो पाकिस्तान हिंदुस्तान एक था। मैं कह रहा हूँ जो 1800-1700 की बातों में, 1750 के वार हुए थे। तो जितनी फौजें आई, लाहौर भी हमारा हिस्सा था, इस्लामाबाद भी हमारा हिस्सा था, कराची भी हमारा हिस्सा था, अफगानिस्तान तक था ज्वाइंट जब हिंदुस्तान था। मोहम्मद गोरी आए, मोहम्मद गजनी आए, अहमद शाह अब्दाली आए। जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, कहीं भी ना अमृतसर रुकी वो फौजें, ना कभी हैदराबाद में रुकी। उन फौजों को केवल पानीपत में रुका। पानीपत में जो लड़ाइयाँ हुई, वहाँ 3 पानीपत की लड़ाइयाँ मशहूर हैं। जो हमारे हरियाणा के लोग मजबूत थे, तभी उन फौजों को, जो बाहर के जो दूसरे विदेशी आक्रमण थे, उन्हें हरियाणा में रुका। मैं अगली बात कहता हूँ कुरुक्षेत्र की। अभी एक दिन हमारे गुजरात के CM साहब भी थे, वहाँ के मुख्यमंत्री जी भी थे, हमारे मुख्यमंत्री जी भी थे, और मैं भी था, और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर JP दलाल साहब भी थे। एक ऑर्गेनिक खेती पे मामला था। तो हम उस पेड़ पे गए कुरुक्षेत्र में, जहाँ आपका सीधा वार्तालाप हुआ था युधिष्ठिर में और उसमें दुर्योधन में, कि युद्ध रोका जाए। उसको पेड़ आज तक भी वो वहाँ विद्यमान है, हमारे स्पीकर साहब ने भी देखा होगा। तो वहाँ जाके जब सारा बता, तो ये बताया गया कि कुरुक्षेत्र का वार यही हुआ था। ये तो नोन है दुनिया में। कुरुक्षेत्र में जो लड़ाइयाँ हुई, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि वो लोग आंध्र प्रदेश से तो नहीं आए, वो फौजें आसाम से तो नहीं आई, वो तो हरियाणा के लोग थे। तो आप ये समझिए कि हमारे जो पूर्वज थे, वो अर्जुन और भीम भी तो हमारे ही थे। जो अगर तो उस वक़्त से लेके आज तक हरियाणा का इतिहास रहा है कि हरियाणा के लोग देश में सबसे आगे, हम इकोनॉमी में भी आगे हैं, फिजिकली ताकत में भी आगे हैं, और बुद्धिमत्ता में भी हरियाणा के लोग कहीं पीछे नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। माननीय मंत्री जी, बहुत बेबाकी के साथ आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। हालांकि सवाल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन समय की भी सीमा है। आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज की इस कॉन्क्लेव में आने के लिए, धन्यवाद, और तमाम सवालों के फैक्चुअल आंसर देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत सार्थक चर्चा। और मंत्री जी, आपसे आग्रह करूंगी कि कुछ मिनट से आप बने रहें।